दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत AMCA Mark II एयरक्राफ्ट के लिए 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला एक इंजन चाहता है और बेसिकली बताया जा रहा है कि इन इंजनों को भारत जॉइंट वेंचर में किसी फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर बनाना चाहता है और इसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी अपने पास रखना चाहता है ताकि आने वाले समय में इंडिया के इंजन डेवलपमेंट के प्रोग्राम में किसी भी तरीके का कोई भी रुकावट ना आए और भारत अपने खुद के इंजनों को अपने खुद के बलबूते पर डेवलप कर सके। पर लगातार कुछ सालों से कई सारे देशों के साथ बातचीत करने के बावजूद इस प्रोग्राम में आइदर काफी कम प्रोग्रेस हुआ है या फिर थोड़ा भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है, जिसे कि देखते हुए लग रहा है कि शायद AMCA Mark II एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम भी जिस तय समय पे भारत के द्वारा पूरा करने का इरादा रखा जा रहा है उस तय समय पे पूरा ना हो। पर दोस्तों, क्या हो अगर भारत AMCA एयरक्राफ्ट के Mark II वेरिएंटों में लगने वाले इंजनों को अपने ही खुद के बलबूते पे डेवलप करे, मतलब किसी भी देश के साथ जॉइंट वेंचर में नहीं बल्कि संपूर्ण 100% स्वदेशी तरीके से। और दोस्तों, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ड्राई कावेरी इंजन के डेवलपमेंट के बाद इस बात को भी उठाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि शायद भारत की तरफ से और जॉइंट वेंचर के अंतर्गत ना आगे बढ़ के AMCA Mark II एयरक्राफ्ट के लिए अभी से ही कावेरी इंजनों के ही एक वेरिएंट को डेवलप करने का प्रयास किया जाए। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो कावेरी इंजनों के डेवलपमेंट का शुरुआत तो तेजस Mark I एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के दरमियान ही हो गया था, लेकिन इसमें उस तरीके का सफलता नहीं हुआ जिस तरीके का सफलता का आवश्यकता भारत को था और इसी कारण एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तेजस एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम भी डिले हुआ। पर दोस्तों, आखिरकार कई सालों के इंतजार के बाद भारत को कावेरी इंजनों को लेके हाल ही में एक बहुत बड़ा सक्सेस मिला। सक्सेस को आजकल ड्राई कावेरी इंजन के नाम से जाना जाता है, जो कि कावेरी इंजन के एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें आफ्टर बर्निंग थ्रस्टर इस्तेमाल नहीं किया गया है। हाल ही में ही दोस्तों, आप लोग खबरों में सुने होंगे कि भारत के द्वारा ड्राई कावेरी इंजन को रशिया ले जाके हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट किया गया और रिपोर्ट के मुताबिक ये टेस्ट काफी स्मूथ था और भारत जिस तरीके से टेस्ट को लेके उपेक्षा कर रहा था उसी तरीके से ये टेस्ट हुआ। दोस्तों, अभी भी ड्राई कावेरी इंजनों को और भी कई सारे टेस्ट से गुजारना बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि ड्राई कावेरी इंजन के जो सक्सेस है ये एक तरीके से और प्रोटोटाइपों को निर्माण करने के लिए पर्याप्त है। और हाल ही में ही गोदरेज कंपनी को DRDO के तरफ से कावेरी इंजनों के प्रोटोटाइपों को निर्माण करने को लेकर ऑर्डर दिया गया है और बताया जा रहा है कि आने वाले 5 साल के अंदर ड्राई कावेरी इंजन एक तरीके से प्रोडक्शन फेज में आ जाएगा और उसके बाद इसका इस्तेमाल प्रॉपर्ली एयरक्राफ्टों में भी शुरू कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, ड्राई कावेरी इंजनों के सक्सेस का ये मतलब नहीं है कि भारत इन इंजनों को डायरेक्टली अपने एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल कर सके। फिलहाल जो दोस्तों ड्राई कावेरी इंजन है उसमें कोई भी आफ्टर बर्नर सेक्शन नहीं है और दोस्तों अगर आफ्टर बर्नर सेक्शन इन इंजनों में लगता भी है तब भी ये केवल मात्र 76.5 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर इंडिया के तेजस Mark I एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को देखा जाए तो इसमें भारत को 84 किलोन्यूटन के थ्रस्ट का आवश्यकता है और इस कारण तेजस Mark I और Mark Ia जैसे एयरक्राफ्टों में A404 इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है। तेजस Mark II जैसे एयरक्राफ्टों में जहां पे 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले A414 इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहीं पे भारत ज्वाइंट वेंचर में असल में जिस इंजनों का डेवलपमेंट करना चाहता है उसका थ्रस्ट कैपेबिलिटी तो इससे भी अधिक है और करीब करीब 120 किलोन्यूटन तक है। मतलब किसी भी हालत में भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने का क्षमता तो फिलहाल ड्राई कावेरी इंजनों के पास नहीं है। अब दोस्तों, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो कि DRDO के ही शाखा है और इंजनों का डेवलपमेंट का काम करता है, उसके तरफ से फिलहाल बताया जा रहा है कि कुछ प्रयासों के बाद ड्राई कावेरी इंजनों के थ्रस्ट को और 5 किलोन्यूटन तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये करीब करीब 81.5 किलोन्यूटन तक हो सकता है। मतलब काफी हद तक A404 इंजनों के आवश्यकताओं को पूरा तो कर सकेगा, लेकिन अन्य इंजनों के प्रोग्राम में ये किसी भी तरीके से सुइटेबल नहीं होगा। हालांकि दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये इंजनों का जो डेवलपमेंट है ये संपूर्ण रूप से बेकार है, बल्कि फिलहाल के कंडीशन में इन इंजनों का इस्तेमाल भारत अपने फ्यूचर अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल और अनमैन स्टेल्थ बॉम्बरों के साथ साथ अनमैन फाइटर एयरक्राफ्टों में भी कर सकेगा। इवन थ्रस्ट अगर बढ़ाया जा सकता है तो इसका इस्तेमाल भारत अपने HLFT-42 जैसे ट्रेनर एयरक्राफ्टों में भी कर सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन इंजनों को जो टेक्नोलॉजी भारत फिलहाल डेवलप करने में सफलता हासिल किया है उससे और अधिक थ्रस्ट जनरेट कर पाने वाले इंजनों को डेवलप करना भारत के लिए अब थोड़ा आसान हुआ है। अब दोस्तों, ड्राई कावेरी इंजनों का इस्तेमाल सबसे पहले घातक अनमैन एरियल व्हीकल में किया जाएगा, जो बेसिकली भारत की तरफ से बनाए जाने वाला एक स्टेल्थ अनमैन एयरक्राफ्ट और अनमैन बॉम्बर है। पर ये भारत के 5th जनरेशन के AMCA एयरक्राफ्टों के साथ उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से रशिया के सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ ओकटनिक ड्रोनों का इस्तेमाल होता है। मतलब एक तरीके से ऐसे कंडीशन में भी ड्राई कावेरी इंजन AMCA प्रोग्राम के लिए कुछ न कुछ हालत में तो इस्तेमाल अवश्य होगा। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों, ड्राई कावेरी इंजनों के बदौलत भारत को अब जेट इंजन रिलेटेड कई तरीके की टेक्नोलॉजी हासिल हो चुका है और दोस्तों अब खाली इन टेक्नोलॉजियों को फाइन ट्यून करना है और भारत को केवल मात्र इस रास्ते का तलाश करना है कि कैसे टेक्नोलॉजी को फाइन ट्यून करके इंजनों के थ्रस्ट कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। दोस्तों, अगर 110 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट के साथ साथ उसके अपस्केल और डाउनस्केल वेरिएंटों के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो सकता है तो ड्राई कावेरी इंजनों के अपस्केल वेरिएंट को लेकर क्यों ना सोचा जाए। मतलब ड्राई कावेरी इंजनों के अधिक थ्रस्ट वर्जन वाले इंजनों को क्यों ना बनाया जाए। और दोस्तों, अगर
अगर भारत की तरफ से संपूर्ण ज्वाइंट वेंचर में ना आगे बढ़ के किसी देश के साथ ड्राई कावेरी इंजन को ही फाइन ट्यून करने को लेके समझौता किया जाता है तो भारत को शायद इतना अधिक खर्चा भी ना करना पड़े और उस देश को भी टेक्नोलॉजी को लेके उतना चिंता करना ना पड़े। दोस्तों ड्राई कावेरी इंजन का डेवलपमेंट भारत के लिए जेट इंजनों के प्रोग्राम को लेके और एक रास्ता खोल दिया है और दोस्तों इस रास्ते के तहत अब ये तलाशा जा रहा है कि कैसे भारत अपने बड़े से बड़े आवश्यकताओं को इंडिजीनियस तरीके से पूरा कर सके। दोस्तों यहाँ पे अगर जेट इंजनों का बात हो ही रहा है और अन्य देशों की तरफ से भारत को किए गए ऑफरों का बात हो ही रहा है तो मैं आप लोगों को और एक बड़े खबर दे देता हूँ जो कि एक ज्वाइंट एक्सरसाइज को लेके है। दोस्तों आप लोगों को कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से अमेरिका और भारत मिलकर ज्वाइंटली एक बहुत बड़े एक्सरसाइज को वेस्ट बंगाल में अंजाम दे रहा है और अब बताया जा रहा है कि इस एक्सरसाइज में अमेरिका के खतरनाक से खतरनाक तरीन फाइटर एयरक्राफ्टों ने भूमिका लिया है। दोस्तों वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से सोमवार के दिन जानकारी दिया गया है कि वेस्ट बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर नामक डिस्ट्रिक्ट के कलाईकुंडा एयरबेस में इंडियन एयरफोर्स और अमेरिकी एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के द्वारा एक बहुत बड़े एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया है। एक्सरसाइज को कोप इंडिया 2023 का नाम दिया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक एक एक्सरसाइज में दोनों एयरफोर्स के 5 बेहतरीन टाइप के अलग अलग एयरक्राफ्टों ने हिस्सा लिया था। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस एक्सरसाइज में टोटल 4 अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्टों को जहां पे पार्टिसिपेट करवाया गया था तो वहीं पे अमेरिका के द्वारा इस एक्सरसाइज के लिए अपने बेड़े के सबसे बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-15 एयरक्राफ्टों को भेजा गया था। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने बेड़े के सबसे ताकतवर तरीन 2 एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई 30 MKI और राफेल का जहां पे इस्तेमाल किया गया था तो वहीं पे इस एक्सरसाइज में जैगुआर ने भी हिस्सा लिया था और भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट जो फिलहाल कई सारे एक्सरसाइज में अपना जलवा दिखा चुका है वो भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा बना था। दोस्तों एक्सरसाइज असल में 10 अप्रैल के दिन शुरू हुआ और ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ सोमवार के दिन। 12 दिन लंबे चले इस एक्सरसाइज को एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज के रूप में इसीलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि इससे इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स के बीच के जो कोऑपरेशन है वो तो मजबूत होगा ही, साथ में जिस तरीके से इंडो पैसिफिक के अंदर स्टेबिलिटी और इंटरऑपरेटिविटी को मजबूत किया जा रहा है उसमें भी मजबूती मिलेगा। दोस्तों अमेरिका की तरफ से इस एक्सरसाइज के लिए भारत में B-1 जैसे बॉम्बरों को भी भेजा गया है और दोस्तों ये पहली ऐसे घटना है जिसमें अमेरिका ने ऐसे कोई बॉम्बर एयरक्राफ्ट को किसी एक्सरसाइज के लिए भेजा हो। हालांकि इससे पहले 2 बार B-1 बॉम्बर भारत आ चुका है लेकिन दोनों बार ही एग्जीबिशन के लिए आया था। अमेरिका की तरफ से अपने बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट और बॉम्बर एयरक्राफ्टों को भारत में भेज के असल में चाइना को एक तरीके से संकेत दिया जा रहा है कि चाइना इंडो पैसिफिक में जिन मकसदों को अंजाम देने का प्रयास कर रहा है उसके रास्ते में भारत और अमेरिका एक साथ इकट्ठा खड़ा है और चाइना के ऐसे खतरनाक मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि चाइना का एक बहुत ही एग्रेसिव मंसूबा है जिसके अंतर्गत चाइना इंडो पैसिफिक के ऊपर कब्जा करना चाहता है और दुनिया के जो बड़े बड़े ट्रेड रूट है उस पर कब्जा करके इकोनॉमिकल और मिलिट्रीली सुपर पावर बनना चाहता है और चाइना इसे इसीलिए कब्जा करना चाहता है ताकि संपूर्ण बिजनेस उसके ही झोली पे हो और दुनिया के कोई भी देश फ्रीली बिजनेस ना कर सके। और दोस्तों चाइना के ये मंसूबे को भारत ध्वस्त करने के लिए जहाँ पे इंडो पैसिफिक में है तो वहीं पे अमेरिका भी अब इंडो पैसिफिक में भारत के साथ देने के लिए आगे आया है और अमेरिका के साथ भारत के ये एक्सरसाइज जहाँ पे भारत के इरादे को मजबूत करेगा तो वहीं पे भारत के ट्रेनिंग को भी मजबूत करेगा। दोस्तों F-15 जैसे एयरक्राफ्टों को भारत में लाने के पीछे अमेरिका का और एक बड़ा मकसद है और वो है MRFA टेंडर के अंतर्गत अपने एयरक्राफ्टों के दावेदारी को मजबूत करना। F-15 एयरक्राफ्ट को अमेरिका के द्वारा भारत के सामने ऑफर के तहत रखा गया है और नेवी के टेंडर में एक तरीके से अमेरिका को अब तक झटका मिल चुका है और बताया जा रहा है कि नेवी में शायद राफेल M एयरक्राफ्ट ही शामिल हो और इसे देखते हुए अमेरिका 114 एयरक्राफ्टों के टेंडर में और रिस्क नहीं उठाना चाहता है, इसलिए अपने एयरक्राफ्टों के दावेदारी को खाली मीडिया में नहीं बल्कि फिजिकली भी मजबूत कर रहा है।